द ब्लड, टेलीग्राम, निक्सन, किसिंजर और एक भुला दिया गया जेनोसाइड। अध्याय 2। पाकिस्तान में चक्रवात। पूर्वी पाकिस्तान में संयुक्त राज्य अमेरिका के एक उच्च पदस्थ राजनयिक आर्चर ब्लड एक देशभक्त और पेशेवर व्यक्ति थे। उनकी विधवा मार्गरेट मिलवर्ड ब्लड याद करती हैं, जब से उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि विदेश सेवा जैसी कोई चीज है, तब से ही उन्हें इसमें गहरी दिलचस्पी थी। वे हमेशा दुनिया को देखते थे और सोचते थे कि हर चीज का एक अर्थ होता है। वर्जीनिया के एक ईमानदार और किताबी व्यक्ति ब्लड लंबे और बेहद खूबसूरत थे। उनकी दयालु आंखें और एक हृष्ट-पुष्ट शरीर था, और उनके काले बाल पीछे की ओर बंधे हुए थे। हालांकि वे विनम्र थे, उन्होंने एक अशांत व्यक्तिगत पक्ष को स्वीकार किया, जो उज्ज्वल आशाओं के मेरे व्यक्तिगत स्काइला और घोर निराशा के चेरीबडीज के बीच बारी बारी से बदलता रहता था। उन्होंने इसे अपने तक ही सीमित रखा। उनकी पत्नी, जो न्यूयॉर्क में एक जीवंत और शालीन ग्राफिक कलाकार थी, जो 87 साल की उम्र में भी जीवंत है, याद करती हैं, वे एक सटीक व्यक्ति थे। उन्हें किसी भी चीज में रुचि हो सकती थी, लेकिन वे सटीक तथ्य जानना चाहते थे। ऐसा लगता था कि वे कभी भी बिना किताब के नहीं बैठते थे। वो इस बात से चकित थी कि पढ़ने के मामले में वे कितने अनुशासित थे। एक बार ग्रीस में अपने हनीमून पर उसने एक पत्रिका की एक पंक्ति को गलत उद्धृत कर दिया, और उसने शांति से उसे सुधारा और उसे ऐसी बातों से सावधान रहने की चेतावनी दी। ब्लड कोई विद्रोही नहीं था। 1960 और 1970 के दशक के शुरुआती हिप्पियों और बनाउट्स के बीच वो पूरी तरह से ईमानदार था। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी अधिकारियों के एक समूह ने युद्ध के खिलाफ विदेश सेवा अधिकारी नामक एक संगठन बनाया, जो कभी कभी अपनी जैकेट के अंदर विरोध बैज पहनते थे। ब्लड नहीं। उसका सबसे बड़ा दिखावा कभी कभी ढाका, जिसे आज ढाका के नाम से जाना जाता है, कि तपती गर्मी में अपना गहरा बिजनेस सूट उतारकर छोटी बाजू की सफेद कमीज पहनना था। द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने अमेरिकी नौसेना में एक आपूर्ति अधिकारी के रूप में कार्य किया, और एक जापानी आक्रमण को रोकने के लिए ठंडे अलास्का में तैनात किया गया था, जो कभी हुआ ही नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध की पीढ़ी के अटूट समर्पण के साथ उसने सार्वजनिक सेवा को चुना। वो निश्चित रूप से एक देशभक्त था, उसकी पत्नी मेग ब्लड कहती है। उन दिनों हर कोई युद्ध के लिए तैयार था। पूरी दुनिया बहुत बहुत देशभक्त थी और सेवा के लिए बहुत उत्सुक थी। ब्लड 1947 में विदेश सेवा में शामिल हुए, एक नए वर्ग का हिस्सा, जिसमें पूरी तरह से गोरे लोग शामिल थे। उन्होंने कड़ी मेहनत, अथक परिश्रम और अतिरिक्त कर्तव्य के माध्यम से अपनी राह बनाई। उनकी पहली पोस्टिंग गृहयुद्ध के दौरान ग्रीस के थेसालोनिकी में हुई थी। उन्होंने वहीं मेग से शादी की। युवा जोड़े का अगला पड़ाव 1949 में म्यूनिख था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अभी भी तबाह था। उनकी पत्नी को याद है कि पूरे शहर सड़कों पर ईंटों की तरह बिखरे हुए थे। एक विस्थापित व्यक्ति शिविर में काम करते हुए आर्चर ब्लड को हंगरी वासियों, पूर्वी यूरोप के जातीय जर्मनों, कई पोलिश लोगों और उससे भी ज्यादा यहूदियों को बड़ी संख्या में अमेरिकी वीजा जारी करने में संतुष्टि मिली। उन्होंने कुछ समय अल्जियर्स और बॉन में सेवा की और कुछ समय वाशिंगटन में भी बिताया, लेकिन उनका करियर ढलान पर था और वे और अधिक चुनौतीपूर्ण राजनीतिक कार्य करना चाहते थे। पश्चिम जर्मनी में जब एक साथी राजनयिक ने उनकी अंतिम इच्छा के बारे में पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि वे केवल महावाणिज्य दूत बनना चाहते हैं। ब्लड स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं राजदूत न होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। यही सबसे बड़ी बात है। उन्होंने बॉन से मैकार्थी युग को गंभीरता से लिया और तिरस्कार के साथ देखा कि कैसे मैकार्थी के गुर्गे विदेश सेवा की जांच करते थे, कई अच्छे अधिकारियों को बाहर निकाल देते थे और दूसरों को डरा धमकाकर चुप करा देते थे। ब्लड दिखावटी विरोध में इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे, लेकिन इस तरह की जासूसी से उन्हें चिढ़ होती थी। वे विदेश सेवा में स्वतंत्र निर्णय में विश्वास करते थे। उन्हें याद था कि चीन में सेवा करने वाला कोई भी व्यक्ति स्वतः ही संदेह के घेरे में आ जाता था और समलैंगिकता के आरोप उनके करियर को खत्म कर सकते थे। बाद में उन्होंने गुर्राते हुए कहा, यह घिनौना था। साम्यवादी क्रांति के तुरंत बाद चीन अभी भी विदेश विभाग में एक वर्जित विषय था। बॉन में एक युवा राजनयिक ने चीन में काम किया था और ब्लड से उसके बारे में पूछताछ की गई। सुरक्षा अधिकारियों ने पूछा कि क्या ये युवा चीनी न्यूयॉर्क टाइम्स को कंठस्थ पढ़ता है। सुरक्षा गार्ड न्यूयॉर्क टाइम्स को एक वामपंथी अखबार मानते थे और मैं इतना युवा था कि कह सका, हाँ, मुझे उम्मीद है कि वह ऐसा ही करता होगा। विदेश सेवा में शामिल होने के 2 हफ्ते बाद ब्लड ने नवजात भारत और पाकिस्तान के झंडों को वाशिंगटन स्थित उनके दूतावासों के ऊपर फहराते देखा। ब्रिटिश राज की कहानियों में डूबे रहने के कारण उन्हें हमेशा से दक्षिण एशिया से आकर्षण रहा था।
1960 में उन्हें मद्रास, भारत या ढाका, पूर्वी पाकिस्तान में तैनाती का विकल्प दिया गया। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के चलते ढाका को चुना। वहां उन्हें ज्यादा आजादी मिलेगी, अमेरिकी दूतावास की निगरानी से दूर, और उन्हें ज्यादा राजनीतिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ेगा। ब्लड जून 1960 में ढाका वाणिज्य दूतावास में एक राजनीतिक अधिकारी और डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में उपमहाद्वीप पहुंचे, जिसका बाद में उन्होंने नेतृत्व किया। जैसे ही उनका विमान ढाका के पास पहुंचा, उनकी पत्नी को पहली नजर में लगा कि उनका नया घर पानी के नीचे होगा। मेग ब्लड कहती है, वो एक महासागर था। उन्हें नहीं पता था कि विमान उतारने के लिए पर्याप्त जमीन होगी या नहीं। वो इसे हरा और फूलों वाला, लेकिन निश्चित रूप से पानी से भरी जमीन के रूप में याद करती है। आर्चर ब्लड के लिए, जैसा कि उन्होंने बाद में लिखा, इस सर्वव्यापी पानी में एक जादुई गुण था, जो चावल के खेतों की हरियाली और जलकुंभी के बैंगनी रंग को निखारता था और बंगाल के प्रसिद्ध सुनहरे सूरज को एक चमकदार दर्पण प्रदान करता था। उनका पहला अनुभव एक झटका था। हवाई अड्डे से उमस भरी गर्मी में कार की खिड़कियां खुली रखकर गाड़ी चलाते हुए मेग ब्लड खुद को एक बिना नाक वाली महिला भिखारी के सामने पाकर भयभीत हो गई। उनके ड्राइवर ने बताया कि उस महिला पर शायद व्यभिचार का आरोप लगाया गया था और उसके पति की नाक काट दी गई थी। कार भिखारियों से घिरी हुई थी। उन्होंने विकृत बच्चों को सिक्के मांगते देखा। उनके घर का पानी का पंप 12 साल का एक लड़का निकला। एक युवा अमेरिकी राजनयिक ढाका पहुंचा, उसने चारों ओर एक नजर डाली और अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। लेकिन ब्लड परिवार, जिसमें 3 बच्चे थे, ने अपनी मुश्किल परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपना बना लिया। मेग ब्लड कहती है, हमारा जीवन आनंदमय था, सामाजिक माहौल सुकून भरा था, और उन्होंने जल्द ही बंगालियों और पश्चिमी पाकिस्तानियों दोनों के बीच दोस्ती कर ली। मेग ब्लड खुशी से याद करती है, हम अपनी शामें बाघों के बारे में बातें करते हुए बिताते थे। कहानियां लंबी होती गईं। बाघ बहुत थे और वे बहुत परेशान कर रहे थे। हर महीने बाघों के कारण लगभग 10 लोग मारे जाते थे। ब्लड से एक दरवाजा दूर रहने वाला एक जिज्ञासु छोटा लड़का बाघों से नहीं डरता था। 11 साल का शाहुदुल हक जल्दी ही उन 3 अमेरिकी बच्चों का दोस्त बन गया। उसने उन्हें क्रिकेट सिखाया। वे उसे कोक, पीनट बटर और जेली सैंडविच खिलाकर मंत्रमुग्ध कर देते थे। जहां उनके शांत, पेड़ों से घिरे मोहल्ले में ज्यादातर विदेशी और राजनयिक अपने घरों तक ही सीमित रहते थे, वहीं ब्लड्स दंपत्ति ने उस बंगाली लड़के का अपने घर में होमवर्क सेशन और स्लीपर पार्टियों के लिए स्वागत किया, उससे बातें की, उसके जीवन के बारे में उतनी ही उत्सुकता से जितनी अपनी जिंदगी के बारे में। हक को याद है कि ये मिलनसार अमेरिकी एक दूसरे से घुलने मिलने में कितने माहिर थे। आर्चर ब्लड को अपनी छत पर पड़ती तेज उष्णकटिबंधीय बारिश से सुकून मिलता था। उन्हें दूर दराज के इलाकों में घूमना, सादी चिकन करी खाना और जर्जर ट्रेन या नदी के स्टीमर से लंबी यात्राओं में सुकून पाना बहुत पसंद था। उन्हें जर्जर स्टीमर की सवारी करना, गंगा की किसी सहायक नदी में यात्रा करना, बिना किनारे वाली एक विशाल नदी में सैकड़ों रंग बिरंगी देशी नावों को हिलते डुलते देखना बहुत पसंद था। मुझे कभी कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं होती थी, उन्होंने बाद में याद किया। कम से कम काम पर तो नहीं। पदोन्नति के लिए उत्सुक, उन्होंने खुद को अपने कर्तव्यों में झोंक दिया। हालांकि कई बंगालियों ने शिकायत की कि अमेरिकी पश्चिमी पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान का शोषण करने में मदद कर रहे हैं। उन्हें अमेरिकी आर्थिक विकास प्रयासों पर गर्व था, जैसे कि प्रसिद्ध पाकिस्तान सीटो हैजा प्रयोगशाला का उद्घाटन, जिसका अधिकांश भाग अमेरिकियों द्वारा वित्त पोषित और संचालित था। जब पहले युवा पीस कॉर्प्स स्वयंसेवक आए, तो वे उनकी उत्साही ऊर्जा से प्रसन्न हुए और उन्हें बंगालियों और पश्चिमी पाकिस्तानियों दोनों के साथ अपने सहज संबंधों का आनंद मिला। एक बार पाकिस्तान के तत्कालीन सैन्य तानाशाह जनरल मोहम्मद अयूब खान ने एक शोरगुल वाली नृत्य पार्टी में उनके लिए गीत गाए थे। बाद में उन्होंने याद किया कि एक राजनीतिक अधिकारी के रूप में ब्लड का काम मुख्य रूप से उन बंगालियों की शिकायतों को आवाज देना था जो पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा उत्पीड़ित महसूस करते थे। उन्होंने बाद में कहा, इससे वाशिंगटन नाराज हुआ क्योंकि वाशिंगटन यह मानना पसंद करता था कि पाकिस्तान एक स्थिर और एकजुट देश है। फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य का पूरा आनंद लिया। उन्होंने याद किया, बंगालियों की शिकायतों के बावजूद माहौल प्रगति और आशा का था। वे जून 1962 में चले गए, इस उम्मीद में कि एक दिन वापस लौटेंगे। ब्लड को उम्मीद से पहले ही मौका मिल गया जब उन्हें विदेश सेवा में वरिष्ठ पदों पर पदोन्नत किया गया। अफगानिस्तान में मिशन के उप प्रमुख के रूप में अपनी पहली बड़ी पोस्टिंग का उन्होंने भरपूर आनंद लिया, जहां उन्हें मज़ार-ए-शरीफ और कुंदूज जैसी जगहों पर जाना बहुत पसंद था, और ये देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों के सोवियत संघ के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे।
उन्होंने इथियोपिया में भी यही करने की उम्मीद की थी, लेकिन इसके बजाय उन्हें ग्रीस वापस भेज दिया गया। यहाँ पहली बार उन्हें एक ऐसी पोस्टिंग मिली जिससे उन्हें नफरत थी। ग्रीस सीआईए समर्थित एक सैन्य जुंटा के शासन में था। ब्लड एथेंस स्थित दूतावास के अधिकांश राजनीतिक विंग के साथ जनरलों द्वारा ग्रीक लोगों पर अत्याचार देखकर व्यथित थे। चुनावों के लिए उत्सुक, उन्हें चिंता थी कि ग्रीक जनता सैन्य जुंटा के लिए अमेरिकी समर्थन से नाराज रहेगी। लेकिन अमेरिकी दूतावास में गहरी फूट थी। जुंटा के पक्ष और विपक्ष में दोनों ही तरह के प्रतिद्वंद्वी अमेरिकी खेमे खुलेआम दुश्मनी कर रहे थे। वो कभी ऐसे दूतावास में नहीं गए थे जहां स्थानीय सरकार के बारे में खुलकर बात न की जा सके। बाद में उन्होंने याद किया कि अगर आप जुंटा के सदस्यों के बारे में जरा भी आलोचनात्मक बात कहते तो सीआईए भड़क उठता। ब्लड के प्रतिद्वंद्वियों ने उन्हें उपद्रवी करार देने की कोशिश की। जब एक नया राजदूत आया जिसने तर्क दिया कि ग्रीक जुंटा को अमेरिकी हथियार मुहैया कराने से ग्रीस में किसी तरह लोकतंत्र बहाल हो जाएगा, तो ब्लड भड़क गए। ये लोग ग्रीस को कभी भी लोकतंत्र में वापस नहीं लाएंगे। और यह झूठ है। विदेश विभाग, ये जानते हुए कि ब्लड विषाक्त एथेंस में कितना निराश था, उसके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया। ढाका में एक अफसर था। उसने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया और मार्च 1970 में एथेंस से भाग गया। वाशिंगटन लौटकर थोड़े से शोर शराबे के साथ उसने एक बाइबल पर हाथ रखा और ढाका में संयुक्त राज्य अमेरिका के महावाणिज्य दूत के रूप में शपथ ली। वो उत्सुकता से अपने पहले पद का कार्यभार संभालने के लिए निकल पड़ा। ढाका स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास एक युवा और जीवंत जगह थी। आदमजी कोर्ट भवन के गंदे, फफूंद लगे कार्यालयों के बावजूद यह ऊर्जा से भरपूर था। ब्लड, जो उस समय 48 वर्ष के थे, हेनरी किसिंजर की ही उम्र के, उस पद पर सबसे वरिष्ठ राजनेता माने जाते थे, लेकिन उनके अधिकांश कर्मचारी उनसे काफी छोटे थे। उनका काम प्रेरणादायक था। किसिंजर और अन्य लोगों द्वारा बांग्लादेश को गंदगी का गढ़ कहने से बहुत पहले यह विकास कार्यों के लिए एक आशाजनक जगह के रूप में जाना जाता था। कुछ बेहतरीन गरीबी विरोधी अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ फसल की पैदावार बढ़ाने और हैजा से बचाव पर अत्याधुनिक काम करने के लिए वहां आते थे। कोमिला शहर में उन्होंने अख्तर हमीद खान के साथ काम किया, जिनके कृषि सहकारी समितियों और सूक्ष्म वित्त पर अग्रणी कार्य ने बांग्लादेशी अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस और ग्रामीण बैंक के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जिसने 2006 में अपने सूक्ष्म ऋण प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जीता। ब्लड के अधिकारियों को उनकी व्यावसायिकता और प्रतिबद्धता पर गर्व था। ढाका में तैनाती हर किसी के लिए अच्छी नहीं थी, लेकिन मेहनती और महत्वाकांक्षी युवाओं के लिए यह एक रोमांचक अनुभव था। ब्लड के कनिष्ठ राजनीतिक अधिकारी स्कॉट बुचर याद करते हैं, यह कोई चाय पान वाला यूरोपीय काम नहीं था। यह विकासशील दुनिया का एक कठिन हिस्सा था। बर्मा में अपेक्षाकृत शांत समय बिताने के बाद उन्हें अप्रैल फूल के दिन अपनी तैनाती के बारे में पता चला और शुरू में उन्हें लगा कि यह एक मजाक है। वे कहते हैं, अगर आप एक राजनीतिक अधिकारी हैं, तो संकट की रिपोर्टिंग के मामले में आप एम्बुलेंस के पीछे भागने वाले की तरह होते हैं। मैं इसमें बहुत अच्छा हूं। पूर्वी पाकिस्तान जाने से पहले जब वे घर पर छुट्टी पर थे, तो ढाका में उनके पूर्ववर्ती, एक अनुभवी पूर्व अमेरिकी सेना अधिकारी, ने उन्हें खुद को तैयार करने के लिए कहा। जब बुचर ने उनसे उस जगह का संक्षिप्त विवरण देने को कहा, तो उन्होंने जवाब दिया, एक महामारी का गढ़। इस पद का इन सभी खूनी नामों के लिए खूब मजाक उड़ाया गया, जिसे एंड्रू किलगोर नामक एक उप राजनीतिक अधिकारी ने और बढ़ा दिया। सैमुअल हॉस्किंसन हंसते हुए कहते हैं, इन सभी नामों में से आर्चर ब्लड, स्कॉट बुचर को अच्छी तरह याद है कि केवल बुचर द्वारा तैयार किए गए थे, किलगोर द्वारा अनुमोदित किए गए थे और ब्लड द्वारा हस्ताक्षरित थे। अमेरिका विरोधियों ने सोचा, ये अपशकुन है। ढाका में अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के प्रमुख एरिक ग्रिफेल भी वहां खुश थे। मुझे ढाका पसंद आने लगा, अजीब तरह से, वे याद करते हैं। वे एक पोलिश यहूदी परिवार से थे। उनके माता पिता द्वितीय विश्व युद्ध से ठीक पहले क्राको से भागकर लंदन आ गए थे और फिर वे 17 साल की उम्र में UCLA में पढ़ाई करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। ग्रिफेल भरे पूरे और करुण स्वभाव के हैं, जिनका चेहरा उनके तीखे, कुशल व्यवहार को जुटलाता है। वे हल्के पोलिश लहजे में संक्षिप्त, सरल वाक्यों में बोलते हैं। वे एक विद्रोही और समझौता न करने वाले व्यक्ति थे। ब्लड, जो ज्यादा संकोची स्वभाव के थे, उन्हें वे थोड़े रूखे, लेकिन शक्ति के स्तंभ भी लगते थे। ग्रिफेल हमेशा से उपमहाद्वीप के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहे थे और पूर्वी पाकिस्तान गरीबी से भरा हुआ था और उन्हें वहां अपनी जरूरत महसूस हुई। ब्लड के युवा कर्मचारी उसके बॉस को पसंद करते थे। वो ऊर्जावान और अपेक्षाकृत युवा था। बुचर, जो ब्लड का बहुत सम्मान करते थे, याद करते हैं,
वो और उनकी पत्नी एक बहुत ही आकर्षक जोड़ा थे और उनका भविष्य उज्ज्वल था। वो स्पष्ट रूप से एक ऐसे व्यक्ति थे जो विदेश विभाग में बहुत ऊंचे पदों पर पहुंचने वाले थे। ग्रिफेल याद करते हैं, कोई भी उन्हें पूरी तरह से पारंपरिक समझता, ग्रिफेल किसी के लिए भी पारंपरिक नहीं है। वो एक बहुत ही अच्छे, सहज, पारंपरिक विदेश सेवा अधिकारी थे। योग्य, अपना काम अच्छी तरह से करने वाले, मेहनती। वो हमेशा सक्रिय रहते थे। उनमें गोल्फ खेलने जैसी कोई बात नहीं थी। वह आगे कहते हैं, वो देशभक्त थे, बहुत ज्यादा, लेकिन वह इसका दिखावा नहीं करते थे। वो उस व्यक्ति का सारांश देते हैं, एक बहुत ही साधारण, अच्छा अमेरिकी सिविल सेवक। ढाका साहसिक अमेरिकी पत्रकारों के लिए भी एक बेहतरीन जगह थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर सिडनी शैनबर्ग, जो भारतीय उपमहाद्वीप को कवर करते थे, संयोग से वहां पहुंच गए थे। पैनी आंखों और साफ सुथरी दाढ़ी के साथ वे तीव्र और आक्रोशित है, कट्टर नैतिकतावादी है और अपने लंबे करियर में जिन लोगों को कवर किया है उनके प्रति गहरा स्नेह रखते हैं। एक रिपोर्टर के रूप में हार्वर्ड से स्नातक होने और 2 साल अमेरिकी सेना में बिताने के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में कॉपी बॉय के रूप में शुरुआत की और 26 साल तक वहां रहे। एक युवा रिपोर्टर के रूप में उनकी सबसे बड़ी उम्मीद अफ्रीका जाने की थी, जहां वे घूम फिर सकें और व्यापक रूप से रिपोर्टिंग कर सकें। इसके बजाय टाइम्स के विदेश डेस्क ने उन्हें बिल्कुल विपरीत विकल्प दिया, सोवियत संघ के गहरे ठंडे मौसम में पोलैंड। लेकिन किस्मत से दिल्ली ब्यूरो प्रमुख का पद खाली हो गया और शैनबर्ग, जो अपने 30वें दशक के अंत में थे, ने इस मौके को लपक लिया। वो 1975 में खमेर रूजा के हाथों कंबोडिया के घातक पतन को कवर करने के लिए प्रसिद्ध है, एक दुस्वप्न जैसा अनुभव जिस पर एक फिल्म द किलिंग फील्ड्स बनी, लेकिन तब तक वह पूर्वी पाकिस्तान में उस तरह का खौफनाक मंजर देख चुके होंगे। पाकिस्तान में लोकतंत्र। उन दिनों पाकिस्तान एक विभाजित देश था। अंग्रेजों ने भारत छोड़ते हुए उपमहाद्वीप में एक मुस्लिम राज्य बनाने का फैसला किया था। ऐसा करने के लिए उन्हें उत्तर पश्चिम में पंजाबियों, पश्तूनों, बलूचियों और सिंधियों को और दूर पूर्व में बंगालियों को एक साथ रखना पड़ा। विभाजन की खूनी अराजकता से पाकिस्तान का जन्म एक मानचित्रीय विचित्रता के रूप में हुआ, एक एकात्मक राज्य जिसके 2 क्षेत्र आपस में नहीं जुड़ते थे। पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान से हजारों मील दूर भारत द्वारा अलग किया गया था, एक विशाल दुश्मन जिसके पास 1947 में विभाजन के दौरान लाखों लोगों के विस्थापन की कड़वी यादें थीं, जो उससे कुछ समय पहले ही हुई थी। एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक ने अंग्रेजों की निंदा की, इस भौगोलिक विकरालता को पीछे छोड़ने के लिए। लोग मजाक करते थे कि केवल 3 चीजें ही पाकिस्तान को एकजुट रखती है, इस्लाम, अंग्रेजी भाषा और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, और पीआईए सबसे मजबूत थी। इस क्षेत्र में नए आए स्कॉट बुचर इस विभाजित राष्ट्र की विचित्रता से हैरान थे। उनका पहला पड़ाव पश्चिमी पाकिस्तान में था, जहां उन्होंने इस्लामाबाद स्थित दूतावास और कराची व लाहौर स्थित वाणिज्य दूतावासों से पता किया। वहां अविश्वसनीय गर्मी थी, मानो भट्टी में कदम रख रहे हों। उन्हें याद है कि लाहौर में तापमान 111 डिग्री फ़ारेनहाइट था और उन्होंने कहा कि यह एक ठंडी लहर है। उन्हें सब कुछ भूरा, रेतीला, सूखा और शुष्क लग रहा था। फिर वे पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी ढाका पहुंचे, जिसका क्षेत्रफल लगभग फ्लोरिडा के आकार का था। ये बिल्कुल अलग था। वे कहते हैं, यह इतना हरा भरा था कि आंखों को लगभग चोट लग जाती थी। जून 1969 की गर्मी में यह असहनीय रूप से गर्म भी था, लेकिन दलदली और नम उष्णकटिबंधीय था। ढाका वाणिज्य दूतावास के एक अन्य अधिकारी याद करते हैं, अद्भुत धान के खेत, फटे हुए पालों वाली शानदार नावों वाली नदियां। सब कुछ इतना समतल था कि आप चावल के खेतों से होकर गुजरती हुई नावों को देख सकते थे। वे वास्तव में मीलों दूर थे। अंतर केवल भौगोलिक ही नहीं थे। केंद्र सरकार, मुख्य सैन्य संस्थान और स्थापित नौकरशाही पश्चिम पाकिस्तान में स्थित थे, बंगालियों की चिंताओं से दूर। पश्चिम पाकिस्तानी कई भाषाएं बोलते थे, जिनमें सबसे आम उर्दू थी, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में लगभग सभी लोग बंगाली बोलते थे। पूरे देश पर पश्चिम पाकिस्तान में पंजाबी अभिजात वर्ग का दबदबा था, जिससे पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली नाराज थे। बंगाली ज्यादातर मुसलमान थे, लेकिन एक आधिकारिक तौर पर इस्लामी राष्ट्र में बड़ी संख्या में बंगाली हिंदू अल्पसंख्यकों पर कुछ संदेह था। जहां पश्चिम पाकिस्तान भारत के प्रति द्वेष रखता था, वहीं पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों ने उस झगड़े में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। कई बंगालियों ने शुरुआत में वफादार पाकिस्तानी नागरिक के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन बाद में उन्हें लगने लगा कि पश्चिमी पाकिस्तान के अपने साथी नागरिकों की तुलना में उनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब है और उन्हें अपनी जातीय परंपराएं भी पसंद नहीं आईं। पश्चिमी पाकिस्तान के सैन्य अभिजात वर्ग ने
बिंगोस को कमजोर और युद्ध विरोधी मानकर उनका तिरस्कार किया। बंगाली राष्ट्रवादियों ने शिकायत की कि उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जगह पश्चिमी पाकिस्तानी उपनिवेशवाद स्थापित कर दिया है। दुनिया की सबसे अच्छी सरकार होने पर भी संयुक्त पाकिस्तान को चलाना मुश्किल होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश को ऐसे नागरिक नेताओं का सामना करना पड़ा जिन्होंने उर्दू को राष्ट्रभाषा बनाने की दृढ़ इच्छाशक्ति से कोशिश की, जिससे बंगाली भड़क गए। और फिर इससे भी बदतर 1958 में मार्शल लॉ लागू होना था। चूंकि अंग्रेज पंजाबियों को अपने चुने हुए योद्धाओं के रूप में पसंद करते थे, इसलिए पाकिस्तान की सेना में बंगाली बहुत कम थे। जनरलों ने देश को दबा दिया, राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया और बंगालियों के लिए अपनी शिकायतें व्यक्त करना असंभव बना दिया, जैसा कि वे पहले जोर शोर से करते थे। लोकतंत्र हमेशा एक ऐसे देश के लिए एक भयानक चुनौती रहा होगा जो सचमुच दो हिस्सों में बटा हुआ था। देश के दोनों हिस्सों में लोकतंत्र के लिए काफी उत्साही लोग थे, लेकिन उन्हें बुनियादी जनसांख्यिकीय तथ्यों का सामना करना पड़ा। लगभग 75 करोड़ की आबादी वाला पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से ज्यादा आबादी वाला था, जिसकी आबादी लगभग 61 करोड़ थी। पूर्वी पाकिस्तान अपने उचित लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहा था, पश्चिम को अपनी पकड़ खोने का डर था, और इसलिए संवैधानिक वार्ताएं गतिरोध में थीं। जब बंगालियों ने मार्शल लॉ खत्म करने और चुनाव कराने की मांग की, तो उन्हें अपनी संख्या को राजनीतिक प्रभाव में बदलने की भी उम्मीद थी। मार्च 1969 में जब याह्या ने सत्ता हथिया ली, तब तक पूर्वी पाकिस्तान लगभग लगातार उथल पुथल में था। बंगाली सड़क प्रदर्शनकारियों का सेना से आमना सामना हो रहा था। जब आर्चर ब्लड ढाका लौटे, तो उन्होंने अपने पुराने बंगाली परिचितों, जिनमें शाहुदुल हक भी शामिल थे, के बीच काफी उदास माहौल देखा, जो अब एक बेचैन युवा राष्ट्रवादी थे। पुराने आर्थिक असंतोष बहुत लंबे समय से सुलग रहे थे, और 1965 में भारत के साथ एक विनाशकारी युद्ध के बाद कई बंगाली कश्मीर के दूरगामी मुद्दे के लिए जोखिम उठाने के लिए कहे जाने से नाराज थे। याह्या न केवल पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, बल्कि उसके विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक भी थे। फिर भी वो पाकिस्तान पर शासन करने वाले सबसे अलोकतांत्रिक जनरल से कोसों दूर थे। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद उन्होंने मार्शल लॉ को समाप्त करने और एक नई निर्वाचित सरकार को सत्ता सौंपने के लिए काम करना शुरू कर दिया, और फिर ऐतिहासिक नए चुनावों की घोषणा की। ब्लड और उनके कई कर्मचारी प्रभावित हुए, लेकिन इस लोकतांत्रिक बदलाव ने व्हाइट हाउस में याह्या के मित्र को कोई खास उत्साह नहीं दिया। रिचर्ड निक्सन ने उनसे कहा, मुझे उम्मीद है कि आप फ्रांस की तरह एक मजबूत राष्ट्रपति पद बनाए रखेंगे। याह्या सहमत हुए। इसके बिना पाकिस्तान टूट जाएगा। देश भर में चुनाव, एक स्थगन के बाद, अंततः 7 दिसंबर 1970 के लिए निर्धारित किए गए। पूरे पाकिस्तान में एक उल्लेखनीय रूप से जोरदार अभियान पूरे जोरों पर चला। जैसे जैसे मतदान नजदीक आ रहा था, याह्या निश्चिंत और खुले विचारों वाले थे। व्हाइट हाउस के सहायक सैमुअल हॉस्किंसन कहते हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने इसका गलत अनुमान लगाया था कि यह कैसे होगा। पश्चिमी पाकिस्तान के अभिजात वर्ग खुद को भी धोखा देने में पूरी तरह सक्षम थे। वे इसके इतने करीब नहीं थे, या फिर उनके पास अपने ही लोगों से गलत जानकारी थी, अपने आकाओं के लिए बुरी खबर को मीठा बनाने की कोशिश। मुझे नहीं लगता कि उन्हें उस स्थिति की अच्छी समझ थी। फिर एक प्रलय आ गया। 13 नवंबर को याह्या के अमेरिकी हथियार हासिल करने के लिए वाशिंगटन दौरे के कुछ ही समय बाद एक विशाल चक्रवात ने पूर्वी पाकिस्तान को तबाह कर दिया। आंधी 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, जिसके बाद 20 फीट से भी ऊंची एक विशाल ज्वारीय लहर आई। ब्लड के वाणिज्य दूतावास ने एक हफ्ते बाद बताया, अभी भी हजारों मवेशियों के शव और सैकड़ों लोगों के शव समुद्र तटों और ग्रामीण इलाकों में बिखरे पड़े हैं। एक अधिकारी एक कम उड़ान वाले हेलीकॉप्टर में नीचे तबाही को डरकर देख रहा था। मृत और जीवित मवेशी और मृत और जीवित इंसान सब एक ही जगह पर मिल गए थे। स्कॉट बुचर ने पेड़ों में 30 फीट नीचे फेंके गए शवों और समुद्र में 60 मील दूर पाए गए शवों की कहानियां सुनी। अमेरिकी मानवीय एजेंसियों के अनुमान के अनुसार कम से कम 2,30,000 लोग मारे गए। तूफान से प्रभावित क्षेत्रों की आबादी का कुल 15%। विदेश विभाग ने मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा बताई, 5 लाख, जिनमें से कई डूब गए। वियतनाम में 4 साल के युद्ध अनुभव वाले एक अमेरिकी कर्नल ने कहा कि यह वहां देखी गई किसी भी चीज से भी बदतर था। मेग ब्लड, जो आपातकालीन आपूर्ति पहुंचाने गई थी, याद करती है, उस पानी के गुजरने के बाद देखने लायक कुछ नहीं था। लोग पेड़ों पर चढ़े हुए थे, अपने बच्चों को गोद में लिए हुए, और पेड़ पूरी तरह बह गए। देखने लायक कुछ भी नहीं था। घर ज्यादातर छप्पर के थे, पानी पर, और वे सबसे पहले बह गए।
हेलीकॉप्टर से प्रभावित क्षेत्र के पास पहुंचते हुए उसके मन में किशमिश से भरे एक विशाल चॉकलेट पुडिंग की छवि उभरी। जैसे जैसे वो करीब पहुंची, उसे डर के मारे एहसास हुआ कि ये बिंदु दरअसल मानव शरीर थे। प्राकृतिक आपदा के बाद मानव निर्मित आपदा आए, केंद्रीय पाकिस्तानी सरकार की कमजोर प्रतिक्रिया। क्षेत्र के 90% निवासियों को राहत सहायता की जरूरत थी। चक्रवात आने के कुछ दिनों बाद न्यूयॉर्क टाइम्स के सिडनी शैनबर्ग पूर्वी पाकिस्तान के एक द्वीप पर गए जो तूफान से तबाह हो गया था। उन्होंने एक बच्चे के अपनी मां की गोद से छिन जाने की कहानियां सुनी। लेकिन शैनबर्ग सहायता पहुंचाने में पाकिस्तानी सरकार की ढिलाई से स्तब्ध थे। एरिक ग्रिफिल, विकास अधिकारी जिन्होंने बड़े अमेरिकी राहत अभियान का संचालन किया, कहते हैं, पश्चिमी पाकिस्तानी सरकार ने कुछ नहीं किया और अन्य देशों ने हमारे नेतृत्व में बहुत कुछ किया। आर्चर ब्लड ने बाद में याद करते हुए कहा, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई परवाह ही नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और अन्य देशों की पाकिस्तान के मामूली प्रयास से कहीं ज्यादा स्पष्ट थी। अमेरिकी और सोवियत हेलीकॉप्टर खास तौर पर नजर आए। बंगालियों में भारी नाराजगी थी, ग्रिफेल बताते हैं, जिन्होंने विदेशियों को अपनी सरकार से ज्यादा कुछ करते देखा। ग्रिफेल कहते हैं, चक्रवात ही अंतिम विराम का असली कारण था। ब्लड और ग्रिफेल की टीमें दिन रात काम करती रहीं और प्रभावित क्षेत्र में फैल गईं। निक्सन प्रशासन ने पर्याप्त सहायता प्रदान की। अमेरिकी सरकारी अधिकारी, जो निजी तौर पर पाकिस्तानी सरकार से निराश थे, इस बात से चिंतित थे कि अमेरिकी आपातकालीन उपाय रुकी हुई सहायता की शिकायतों से प्रभावित हो रहे हैं। ढाका में ब्लड के एक अधिकारी ने बताया कि 3 महीने बाद भी पीड़ितों के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। बंगालियों का अलगाव लगभग पूरी तरह से हो चुका था। यहां तक कि निक्सन प्रशासन ने भी गुप्त रूप से स्वीकार किया कि पाकिस्तान सरकार ने गलती की है। प्रेस में आलोचनाओं के बाद याह्या आपदा राहत की व्यक्तिगत कमान संभालने के लिए देर से पूर्वी पाकिस्तान गए। उनकी संक्षिप्त उपस्थिति अच्छी नहीं रही। ब्लड को घृणा से याद आया कि याह्या चीन यात्रा से लौटते समय थोड़ी देर के लिए रुके थे। अंतर्देशीय नदियों में अभी भी लाशें तैर रही थीं, सामूहिक कब्रें बैकहो से खोदी जा रही थीं, हर कोई गंध के कारण मास्क पहने हुए था और उस पर चूना डाल रहा था, शैनबर्ग कहते हैं। और वो पॉलिश किए हुए जूते और सोने की घुंडी वाली छड़ी पहने हुए चल रहा था। इन लोगों के पास कुछ भी सोना नहीं था। हमने कुछ सवाल पूछे और उसने हमें बकवास कहकर टाल दिया, फिर घर चला गया। शैनबर्ग ने एक पाकिस्तानी सेना कप्तान से पूछा कि सेना पहले क्यों नहीं आए। कप्तान ने बताया कि अगर वे आते तो भारत हमला कर देता। शैनबर्ग स्तब्ध रह गए। ये पूरी तरह से पागलपन था, वे कहते हैं। व्हाइट हाउस में किसिंजर ने निक्सन को चेतावनी दी कि बंगालियों का केंद्रीय पाकिस्तानी सरकार के प्रति गहरा विरोध अब और भी बदतर हो गया है। उन्हें चिंता थी कि अमेरिका के स्पष्ट आपातकालीन राहत प्रयास याह्या के अधिकार को कमजोर कर सकते हैं। उन्हें पता था कि चुनाव बस 2 हफ्ते दूर था। 7 दिसंबर को लाखों पाकिस्तानी मतदान के लिए गए। हालांकि पूर्वी पाकिस्तान के कुछ सबसे ज्यादा तबाह इलाकों में मतदान जनवरी तक के लिए टालना पड़ा। समय इससे बुरा नहीं हो सकता था। सभी तरह के बंगाली राजनेताओं ने याह्या सरकार पर अपने लोगों की जरूरत के समय में अनदेखी करने का आरोप लगाया। इस मतदान ने बंगाली राष्ट्रवादियों को पश्चिमी पाकिस्तान को नकारने का घोषणा करने का मौका दिया। बंगालियों के नेता शेख मुजीबुर रहमान थे, जो अवामी लीग नामक एक लोकप्रिय मुख्यधारा की बंगाली राष्ट्रवादी पार्टी के नेता थे। वो एक मध्यमवर्गीय बंगाली मुसलमान थे, जिनकी आजीवन सक्रियता की कीमत उन्हें पाकिस्तानी जेलों में लगभग 10 साल बिताने के रूप में चुकानी पड़ी, जिससे वे कई बंगालियों के लिए हीरो बन गए। ब्लड ने केबल पर लिखा, मुजीब का रूप रंग ही उनकी असली ताकत का आभास देता था। एक ऐसी ताकत जो उन्हें जनता और उनके अपने मजबूत व्यक्तित्व से मिली थी। वो लंबे और हटे कट्टे थे, उनके चेहरे मोहरे गठीले और आंखें गहरी थीं। ब्लड ने उन्हें उथल पुथल के बीच शांत और आत्मविश्वासी पाया, लेकिन सत्ता के लिए उत्सुक भी। ब्लड ने लिखा, मंच पर वे एक प्रखर वक्ता हैं जो मूसलाधार बारिश में भी हजारों लोगों को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। मुजीब में एक तरह का मसीहापन है, जो जन प्रशंसा के मादक अनुभव से और भी मजबूत हो गया है। वे मेरे लोगों, मेरी जमीन, मेरे जंगलों, मेरी नदियों की बात करते हैं। ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे खुद को बंगाली आकांक्षाओं का मूर्त रूप मानते हैं। मुजीब ने बंगाली राष्ट्रवादी शिकायतों को 6 सूत्री में पिरोया था, जिसमें लोकतंत्र और एक संघीय देश के दोनों अंगों के लिए स्वायत्तता की मांग की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार केवल विदेशी मामलों और रक्षा मामलों को ही नियंत्रित करे। पूर्वी पाकिस्तान व्यापार और सहायता वार्ता में शामिल हो सकेगा और यहां तक कि अपनी मिलिशिया भी खड़ी कर सकेगा।
अवामी लीग ने अपने 6 सूत्री कार्यक्रम पर जोरदार प्रचार किया। मुजीब चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में अवामी लीग के राहत कार्यों की व्यक्तिगत निगरानी करने गए और ढाका लौटकर यह घोषणा की कि पाकिस्तानी सरकार हत्या की दोषी है। उनके पास एक विशाल सेना है, लेकिन हमारे मृतकों को दफनाने का काम ब्रिटिश नौसैनिकों पर छोड़ दिया गया है। जब ब्लड मुजीब से मिले तो बंगाली राष्ट्रवादी नेता ने अलौकिक विश्वास के साथ भविष्यवाणी की कि वो पूर्वी पाकिस्तान की लगभग हर सीट पर जीत हासिल करेंगे। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए शीत युद्ध जैसी हार नहीं होगी। अवामी लीग उदारवादी और अमेरिका समर्थक के रूप में जानी जाती थी। ब्लड ने लीग को मध्य वामपंथी, एक संयमी और मध्यम वर्गीय पार्टी बताया, जिसका संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति कोई द्वेष नहीं था। मुजीब अमेरिकियों के प्रति अपने स्नेह और सैन फ्रांसिस्को के प्रति अपने प्रेम को याद करना पसंद करते थे। 1970 का मतदान लोकतंत्र में एक जबरदस्त प्रयोग था। ये पाकिस्तान की 23 साल की आजादी में पहला प्रत्यक्ष चुनाव था, जिसमें सभी वयस्कों को वोट देने की अनुमति थी, जिसमें पहली बार महिलाएं भी शामिल थीं। पाकिस्तान के लोगों को एक संविधान सभा चुननी थी, जिसे इस नाजुक देश के लिए एक नया संविधान तैयार करने का मुश्किल काम करना था। याह्या ने मतदान में धांधली करने की कोशिश की होगी या चुनावों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के बहाने चक्रवात का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन उन्होंने इस लोकतांत्रिक क्षण को स्वीकार करने का विकल्प चुना। पश्चिमी पाकिस्तान में शासक इस बात पर असहमत थे कि क्या मुजीब सचमुच स्वायत्तता चाहते थे, जैसा कि उन्होंने बार बार कहा था, या एक स्वतंत्र बांग्लादेश राज्य। ये बहस आज भी जारी है। ब्लड और ढाका वाणिज्य दूतावास का मानना था कि बंगालियों को स्वायत्तता से संतुष्ट किया जा सकता है। भारत सरकार भी यही मानती थी। हालांकि याह्या और कई पश्चिमी पाकिस्तानी नेताओं को संदेह था कि मुजीब के 6 बिंदु पूर्ण अलगाव की दिशा में केवल पहले 6 कदम साबित होंगे। 1970 के अंत में संदिग्ध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने मुजीब को बेहद नाजुक समय में पकड़ लिया। उन्होंने याह्या को उनका एक टेप सुनाया, जो मुजीब की यह घोषणा सुनकर चौंक गए, मेरा उद्देश्य बांग्लादेश की स्थापना करना है। चुनाव खत्म होते ही वह आगामी संवैधानिक वार्ताओं के लिए याह्या के संघीय ढांचे को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। चुनाव खत्म होने के बाद मुझे कौन चुनौती दे सकता है? याह्या ने लड़खड़ाते हुए एक शीर्ष राजनीतिक सहयोगी से गरजते हुए कहा, अगर मुजीब मुझे धोखा देते हैं तो मैं उन्हें ठीक कर दूंगा। पश्चिमी पाकिस्तान में भी उतना ही साहसिक चुनाव अभियान चलाया गया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के पूर्व विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने नाटकीय बदलाव के लिए एक गठबंधन बनाया, जिसमें रूढ़िवादी ग्रामीण नेताओं और शहरी उग्रवादियों का इस्तेमाल किया गया। भुट्टो सुंदर, व्यंग्यात्मक, शहरी और धनी थे। ऐसे अस्थिर लोकलुभावन नेता के लिए यह एक असंभावित पृष्ठभूमि थी। उन्हें पहले सेना ने कैद किया था, लेकिन अब वे वापस आ गए थे। याह्या को उम्मीद रही होगी कि पीपीपी की जीत उन्हें सत्ता में बने रहने देगी, लेकिन भुट्टो की अपनी प्रबल महत्वाकांक्षाएं थीं। वे पाकिस्तान के वामपंथी और कट्टरपंथी दृष्टिकोण के समर्थक थे, जिसमें एक मजबूत केंद्रीय सरकार और एक ऐसी विदेश नीति शामिल थी जो भारत के सख्त खिलाफ थी। बर्कले से शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद वे कट्टर अमेरिकी विरोधी थे। इसीलिए निक्सन उनसे नफरत करते थे। ये कमीना पूरी तरह से दंगा भड़काने वाला है। किसिंजर ने ज्यादा सावधानी से उन्हें हिंसक रूप से भारत विरोधी, चीन समर्थक बताया। ब्लड ने उन्हें एक शब्द से निशाना बनाया, दुष्ट। ब्लड, जिन्हें चुनाव बहुत पसंद थे, अपनी सरकार चुनने के पहले मौके पर पाकिस्तानियों में व्यापक उत्साह से रोमांचित थे। कई रैलियां और परेड हुई। मुजीब और अन्य उम्मीदवार जोश में थे, लेकिन हिंसा अपेक्षाकृत कम थी। प्रमुख पार्टी नेताओं को रेडियो और टेलीविजन पर अपनी पसंद की 3 भाषाओं में से 2 में भाषण देने का अवसर मिला, अंग्रेजी, उर्दू या बंगाली। बुचर उन यादों को ताज़ा करते हुए कहते हैं, वो शोरगुल और रंगारंग था। ब्लड तब प्रभावित हुए जब एक बंगाली इतिहासकार ने बताया कि चुनाव प्रचार गरीबी के दर्दनाक अनुभव से राहत देता है। शक्तिशाली लोग आपका वोट मांगते हैं, आपको सम्मान देते हैं और आपकी सहमति से शासन करने का वादा करते हैं। अब आपको यह नहीं बताया जाता कि आपके लिए क्या अच्छा है। जब वो बड़ा दिन आया तो ढाका में अमेरिकी अधिकारियों को सुखद आश्चर्य हुआ। मतदान प्रभावशाली रूप से वैध था। देश ने अब तक का सबसे अच्छा मतदान देखा था। सैनिक और पुलिसकर्मी केवल शांति बनाए रखने के लिए मतदान केंद्रों पर मौजूद थे और ब्लड को कोई निशान नहीं मिला। मतदाताओं को डराने धमकाने के आरोप। सभी इस बात पर सहमत थे कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष थे। महिलाओं ने बड़ी संख्या में मतदान किया। बुचर कहते हैं, चुनाव उल्लेखनीय रूप से स्वतंत्र थे। यह एक अनोखा अनुभव था, जिसने एक सैन्य सरकार को नागरिक सत्ता में बदल दिया। यह एक असाधारण बात थी। अवामी लीग ने भारी जीत हासिल की।
पूर्वी पाकिस्तान में लड़ी गई 169 सीटों में से लीग ने 2 को छोड़कर सभी पर जीत हासिल की और नेशनल असेंबली में पूर्ण बहुमत हासिल किया। मुजीब पूरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। एरिक ग्रिफेल याद करते हैं, मुझे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान में आसानी से और भारी जीत हासिल की। मुजीबुर में बंगाली गौरव कूट कूट कर भरा था। याह्या की सैन्य तानाशाही पराजित हुई। उनके पसंदीदा उम्मीदवारों ने देश के दोनों हिस्सों में निराशाजनक प्रदर्शन किया। अपमानित होकर वो उन लोगों पर शासन कर रहे थे जिन्होंने उन्हें पूर्व और पश्चिम में अस्वीकार कर दिया था। इस बीच पाकिस्तानी सेना, जिनमें से कुछ याह्या से भी ज्यादा आक्रामक थी, मुजीब के पूर्वी पाकिस्तान पर शासन करने की संभावना से पीछे हट गई, स्वायत्तता और संसाधनों की मांग की और संभवतः भारत के साथ मित्रता की भी। भुट्टो ने पश्चिमी पाकिस्तान में लोकलुभावन लहर पर सवार होकर एक प्रभावशाली जीत हासिल की थी, लेकिन चूंकि पूर्वी पाकिस्तान अधिक आबादी वाला था, मुजीब ने दोगुनी सीटें जीती। इस प्रकार महत्वाकांक्षी भुट्टो ने मुजीब की जीत को अपने रास्ते में एक बाधा के रूप में देखा। हालांकि याह्या और भुट्टो कट्टर प्रतिद्वंद्वी थे। एक रूढ़िवादी अमेरिका समर्थक सैन्य अधिकारी का मुकाबला एक वामपंथी अमेरिका विरोधी अतिवादी से था। चुनाव के बाद के अराजक दिनों में भारत के प्रति उनकी साझा दुश्मनी और पूर्वी पाकिस्तान को खोने के डर ने उन्हें एक साथ ला दिया। ब्लड इस चिंता में कि मुजीब अपनी सीमाएं लांघ जाएंगे, उन्हें बधाई देने से बचते रहे। हफ्तों तक बाद में उन्होंने मुजीब की जनशक्ति में अंधविश्वास के लिए तीखी आलोचना की। जब अवामी लीग के एक नेता ने पूछा कि अगर पूर्वी पाकिस्तान आजादी की घोषणा कर दे तो क्या अमेरिका मध्यस्थता करेगा, तो ब्लड ने साफ इनकार कर दिया। वो अलगाववाद से कोई लेना देना नहीं चाहते थे और आधिकारिक अमेरिकी नीति एक पाकिस्तान पर अड़े रहे। अपनी जीत से उत्साहित मुजीब और अवामी लीग बंगालियों के लिए स्वायत्तता के अपने अभियान में सफल होने के लिए दृढ़ थे। अपनी जनशक्ति का प्रदर्शन करते हुए मुजीब ने एक विशाल रैली बुलाई, जहां उन्होंने उत्साही भीड़ से आग्रह किया कि वे अपना अभियान जारी रखें, भले ही उनकी हत्या कर दी जाए। जैसे ही याह्या, मुजीब और भुट्टो देश के भविष्य पर बातचीत करने लगे, ब्लड को अभी भी हिंसा से बचने की उम्मीद थी। उनका मानना था कि मुजीब अंतिम उपाय के अलावा अलगाव की कोशिश नहीं कर रहे थे। उन्होंने बाद में कहा, मेरा मानना था कि अवामी लीग का मंच पाकिस्तान के विघटन का एक नुस्खा था, लेकिन ये पाकिस्तान के शांतिपूर्ण विघटन का भी एक नुस्खा हो सकता है। यह एक ऐसा क्षण था जब संयुक्त राज्य अमेरिका सिद्धांतों पर अडिग रह सकता था। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुआ था, जो वास्तव में जनता की इच्छा को दर्शाता था। लोकतांत्रिक महाशक्ति पाकिस्तान को अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती थी। मेग ब्लड कहती है, हम एक महान लोकतंत्र है और यहाँ एक लोकतांत्रिक खेल खेला जा रहा था, मानो वे मुजीब के जीतने पर ही ध्यान देंगे। वे बस उसे दरकिनार करने के लिए तैयार थे। वह आगे कहती है, हम महान अमेरिकी राष्ट्र चुपचाप खड़े रहे और कुछ नहीं कहा। व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान के लोकतंत्र के महान प्रयोग के परिणामों को संरक्षित करने में लगभग कोई दिलचस्पी नहीं दिखाए। इसके बजाय निक्सन की टीम को अपने शीत युद्ध के सहयोगी के खोने का डर था। विदेश विभाग ने दुखी होकर सोचा कि पाकिस्तान के बिखरने की संभावना है। किसिंजर ने निक्सन से पूछा कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका को मुजीब के प्रति नर्म रुख अपनाना चाहिए, जो देश के प्रति मित्रवत थे। लेकिन निक्सन याह्या के पक्ष में खड़े रहे। उन्होंने लिखा, अभी नहीं, और ऐसी कोई शर्त नहीं जो अलगाव की ओर ले जाए। दक्षिण एशिया के लिए व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सहयोगी हेरोल्ड सॉन्डर्स ने किसिंजर को एक और विभाजन की संभावना के लिए तैयार किया। पूर्वी पाकिस्तान के विभाजन की आशंका को देखते हुए उन्होंने किसिंजर से पूछा कि रक्तपात से बचने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को कितनी मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने लिखा, वे 7 करोड़ से ज्यादा लोगों वाले एक नए राष्ट्र के संभावित जन्म के साक्षी बन रहे थे। हम इसमें कुछ योगदान दे सकते थे, चाहे शांतिपूर्ण तरीकों से या खूनी गृहयुद्ध के जरिए। याह्या, भुट्टो और मुजीब के बीच लंबी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। याह्या ने अपने एक मंत्री से कड़वाहट से कहा, मुजीब ने मुझे निराश किया है। मैंने इस आदमी पर भरोसा करके गलती की। 1 मार्च को भुट्टो के दबाव में याह्या ने 3 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय सभा के उद्घाटन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। जिन बंगालियों ने निर्णायक रूप से अवामी लीग को वोट दिया था, उन्हें ये सरासर चुनावी चोरी जैसा लगा। याह्या ने जिस लोकतांत्रिक चुनाव की अनुमति दी थी, उसे रद्द करते हुए घोषणा की कि पाकिस्तान अपने सबसे गंभीर राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। जब भुट्टो ने रेडियो पर स्थगन की खबर सुनी, तो वे आदमजी कोर्ट की इमारत की छत पर दौड़े। उन्हें याद आया, हम उस मोहल्ले के सभी दफ्तरों से बंगालियों को बाहर निकलते देख सकते थे।
बिखरे हुए भौरों की तरह वे गुस्से से चीख रहे थे। उसने सोचा, उन्होंने याह्या पर विश्वास किया था और अब उनकी लोकतांत्रिक जीत छीनी जा रही है। हालांकि भीड़ शांतिपूर्ण रही, फिर भी कई लोगों के हाथ में डंडे या लाठियां, लंबी लकड़ी की छड़ें, जो उपमहाद्वीप में पुलिस का पसंदीदा हथियार थी। उसने विदेश विभाग को बताया, मैंने पाकिस्तान के विघटन की शुरुआत देखी है। एक युवा राजनीतिक अधिकारी, स्कॉट बुचर, सविनय अवज्ञा की एक लहर को याद करते हैं, जिसमें गुस्साए भीड़ सड़कों पर उतर आई थी और पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ कई झड़पें हुई थीं। अगले दिन बंगालियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जन आंदोलनों की प्रसिद्ध परंपरा को निभाते हुए एक आम हड़ताल शुरू कर दी। इससे पता चला कि पूर्वी पाकिस्तान पर असल में कौन शासन करता था। मुजीब के आदेश पर सामान्य जीवन ठहर गया। दुकानें बंद थीं और सड़कों पर न तो कारों और न ही साइकिलों की अनुमति थी, लेकिन सड़कें बंगालियों से भरी थीं जो बातें कर रहे थे और टहल रहे थे। युवाओं के समूह शहर में घूम रहे थे और जय बांग्ला, बंगाल की विजय के नारे लगा रहे थे। आपदा मंडरा रही थी। आगजनी और लूटपाट की घटनाएं और पश्चिमी पाकिस्तानियों के खिलाफ धमकाने की घिनौनी हरकतें गुस्से से उबल रही थीं। सेना के साथ कुछ छोटी मोटी लेकिन संभावित रूप से विनाशकारी झड़पें हुई, जो पूरी ताकत से तैनात थी। मुजीब ने अपने अनुयायियों से अनुशासित और शांतिपूर्ण लामबंदी का आह्वान किया। ग्रिफेल कहते हैं, मुझे लगा कि सेना के लिए स्थिति असहनीय थी। जनता की कठोरता, हल्की हिंसा, सविनय अवज्ञा, लगातार हड़तालें, विश्वविद्यालय के छात्र, मुझे नहीं लगता कि यह सब लंबे समय तक बर्दाश्त किया जा सकता है। बुचर सेना के संयम से प्रभावित थे, जो उन्हें उल्लेखनीय लगा। स्थानीय लोग उन पर थूक रहे थे, उन्हें परेशान कर रहे थे, लेकिन वे इन परिस्थितियों में भी अच्छा व्यवहार कर रहे थे। याह्या ने 6 मार्च को राष्ट्र के नाम एक आक्रोशपूर्ण भाषण प्रसारित किया, जिसमें अराजकतावादी ताकतों पर लूटपाट, आगजनी और हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। इन विशाल प्रदर्शनों के दबाव में उन्होंने घोषणा की कि नई राष्ट्रीय सभा अब 25 मार्च को बुलाई जाएगी। लेकिन राजनेताओं के बीच गतिरोध अभी भी बना हुआ था, इसलिए याह्या ने सबसे बुरी धमकी दी। पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का कर्तव्य है कि वे पाकिस्तान की अखंडता, एकता और सुरक्षा सुनिश्चित करें, और इसमें वे कभी विफल नहीं हुए हैं। परिणाम रक्तपात होगा। सैन्य कार्रवाई से बचना ही एकमात्र संभावित आशा थी। एक बार गोलीबारी शुरू हो जाने पर बंगाली कट्टरपंथी हो जाएंगे। सेना की प्रतिष्ठा धूमिल होगी। हिंसा गृहयुद्ध में बदल सकती है। पूरा क्षेत्र अराजकता में डूब सकता था। याह्या द्वारा अपनी पहली घातक गोली चलाने से पहले के अंतिम दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका ने तबाही को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। काफी चेतावनियां जारी की गई थीं। किसिंजर को चेतावनी दी गई थी कि ब्लड के वाणिज्य दूत के अनुसार पाकिस्तान के एकजुट रहने की लगभग कोई संभावना नहीं है। लेकिन निक्सन ने याह्या पर भरोसा किया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को एक व्यवहार्य देश के रूप में बनाए रखने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो बेहद महत्वपूर्ण है। वे अच्छे लोग हैं, मजबूत, याह्या जैसे लोग जिम्मेदार नेता है। इसके तुरंत बाद जब किसिंजर ने पूर्वी पाकिस्तान के अलगाव की संभावित समस्याओं का जिक्र किया, तो राष्ट्रपति हैरान रह गए। वे अलग होना चाहते हैं? किसिंजर ने भले ही खूनी और अविश्वासी विदेश विभाग की सलाह को नजरअंदाज कर दिया हो, लेकिन अपने ही चुने हुए व्हाइट हाउस स्टाफ की इसी तरह की चेतावनियों को नजरअंदाज करना उनके लिए कहीं ज्यादा मुश्किल था। सैमुअल हॉस्किंसन, जो व्हाइट हाउस में किसी और से ज्यादा दक्षिण एशिया के बारे में जानते थे, ने एक आसन गृहयुद्ध की चेतावनी दी, जिसमें याह्या की सरकार की हार की संभावना थी। उन्होंने नाइजीरिया से अलग होने के बियाफ्रान के हालिया भयावह प्रयासों को याद किया। उन्होंने सुझाव दिया कि एक संघीय व्यवस्था पाकिस्तान के लिए बेहतर होगी, जो मुजीब के शासन में अलगाव की तुलना में पूर्वी पाकिस्तान को ज्यादा स्वायत्तता देगी। हॉस्किंसन याद करते हैं, ये कहना आम बात नहीं थी। हम हेनरी से मिलने वाले प्रहार को लेकर थोड़े चिंतित थे, जो बहुत बुरा हो सकता था, लेकिन वे कहते हैं, वो मुझ पर नाराज नहीं हुए। उस समय नहीं। हेरोल्ड सॉन्डर्स ज्यादा शांत और बेहद विनम्र थे, लेकिन 5 मार्च को उन्होंने किसिंजर को चेतावनी दी कि पाकिस्तानी सेना एक निरर्थक अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही होगी। याह्या पर दबाव डालकर नरसंहार से बचने का एक आखिरी मौका अभी भी था। सॉन्डर्स ने एक सरकारी रिपोर्ट की सिफारिश की जिसमें रक्तपात रोकने के लिए पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बंद करने की धमकी दी गई थी। उन्होंने इस महत्वपूर्ण फैसले पर जोर दिया। मुश्किल सवाल ये है कि क्या पश्चिमी पाकिस्तान के सैन्य हस्तक्षेप को रोकने के लिए कोई बड़ा प्रयास किया जाए। अगले दिन किसिंजर ने व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में अपनी नियमित बैठकों में से एक बुलाई, जिसमें विदेश विभाग, पेंटागन और CIA के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
याह्या द्वारा नरसंहार शुरू करने से पहले यह अमेरिकी नीति की आखिरी उच्च स्तरीय समीक्षा थी, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अपने व्यापक प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने सहयोगी को हिंसा का सहारा लेने से रोकने का एक आखिरी मौका। विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने चेतावनी दी, हम सभी मानते हैं कि याह्या के पास पर्याप्त सैनिक उपलब्ध है। सैनिकों की संख्या कुल 20,000, जिनमें 12,000 लड़ाकू सैनिक शामिल हैं, के साथ सैनिकों और पूर्वी पाकिस्तान की 7.5 करोड़ की शत्रुतापूर्ण आबादी के बीच इसका नतीजा खून खराबे के रूप में सामने आएगा और पश्चिमी पाकिस्तान के पूर्वी पाकिस्तान पर फिर से नियंत्रण स्थापित करने की कोई उम्मीद नहीं है। एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने संभावित वास्तविक खून खराबे बियाफ्रा जैसी स्थिति की चेतावनी दी। किसिंजर शुरू में आश्वस्त दिखे। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि बल प्रयोग काम नहीं करेगा, लेकिन जब विदेश विभाग के एक अधिकारी ने तर्क दिया कि अमेरिका को याह्या को गोलीबारी करने से रोकना चाहिए, तो किसिंजर अपने रुख पर अड़े रहे। उन्होंने पूछा, अगर मैं शैतान का वकील होता तो हम कुछ क्यों कहते? उन्होंने सावधानी से पूछा, बल प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए हम क्या करेंगे? याह्या से कहो कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं। किसिंजर ने दृढ़ता से कहा, हस्तक्षेप लगभग निश्चित रूप से आत्मघाती होगा। उन्होंने निक्सन की याह्या के साथ दोस्ती का हवाला दिया। राष्ट्रपति ऐसा कुछ भी करने से बहुत हिचकिचाएंगे जिसे याह्या व्यक्तिगत अपमान समझे। उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका की हल्की फुल्की चेतावनियों पर भी संदेह था। अगर हम एक दोस्त के तौर पर विनम्रता से कह सके कि हमें लगता है कि यह एक बुरा विचार है, तो यह इतना बुरा नहीं होगा। लेकिन अगर देश बिखर रहा है, तो वे इस तरह के संदेश को शांति से स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा, पश्चिमी पाकिस्तान के बेहद भावुक माहौल में मुझे आश्चर्य है कि क्या अमेरिकी राजदूत को वहां जाने के खिलाफ बहस करने के लिए भेजने से सब कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? मैं सोच भी नहीं सकता कि उन्हें हमारी राय की जरा भी परवाह है। किसिंजर के बाद समूह उस बात पर सहमत हुआ जिसे विदेश विभाग के एक अधिकारी ने भारी निष्क्रियता कहा। हेरोल्ड सॉन्डर्स याद करते हैं कि उनके मन में एक सिद्धांत था जो बौद्धिक रूप से तो सही था, लेकिन व्यवहारिक रूप से शायद नहीं। हम किसी और को यह नहीं बताएंगे कि उसे अपना देश कैसे चलाना है। वे आगे कहते हैं कि यही सिद्धांत ईरान के शाह के खिलाफ भी इस्तेमाल किया गया था। वे कहते हैं, मुझे लगता है कि यह गलत सिद्धांत था। मैंने हेनरी को कई मौकों पर इसे व्यक्त करते सुना है। किसिंजर का फैसला कायम रहा। वे उन चेतावनियों से ज्यादा प्रभावित लग रहे थे कि कई पश्चिमी पाकिस्तानियों को शक था कि अमेरिका देश को बांटने की साजिश रच रहा है। विदेश विभाग ने ब्लड को निर्देश दिया था कि वे याह्या को गोली लगने से बचाने की कोशिश न करें। 13 मार्च को किसिंजर ने निक्सन को एक संदेश भेजा जो हत्या शुरू होने से पहले पाकिस्तान पर उनका आखिरी संदेश साबित हुआ। किसिंजर निष्क्रियता के पक्षधर थे। उन्होंने सही चेतावनी दी थी कि याह्या और पाकिस्तानी सेना जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग करते हुए एक एकीकृत पाकिस्तान बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित दिखाई दे रही थी। और उन्होंने आगे कहा कि दमन सफल नहीं हो सकता। मुजीब रहमान ने गांधीवादी शैली का अहिंसक असहयोग अभियान शुरू किया है, जिससे दमन को उचित ठहराना मुश्किल हो जाता है और पश्चिमी पाकिस्तानियों के पास लंबे समय तक चलने वाले पूर्ण पैमाने के विद्रोह को दबाने की सैन्य क्षमता नहीं है। लेकिन किसिंजर ने राष्ट्रपति से कुछ न करने का आग्रह किया। उन्होंने लिखा कि अमेरिकी सरकार की आम सहमति जो उन्होंने गढ़ी थी, ये थी कि सबसे अच्छा तरीका निष्क्रिय रहना और ऐसा कुछ भी न करना है जो याह्या को आपत्तिजनक लगे। किसिंजर याह्या को अपने ही लोगों पर गोलीबारी करने से आगाह नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खूनी गृहयुद्ध की संभावित शुरुआत को रोकने के प्रयास में याह्या के साथ अभी हस्तक्षेप करने की संभावना को खारिज कर दिया। खुलकर बोलना अवांछनीय था क्योंकि स्थिति पर हमारा बहुत कम प्रभाव होगा और हम जो कुछ भी करेंगे उसे पश्चिमी पाकिस्तानियों द्वारा अनुचित हस्तक्षेप माना जाएगा और हमारे भविष्य के संबंधों को खतरे में डाल देगा। किसिंजर ने याह्या के साथ ही रहना पसंद किया। देश को एकजुट मानना ज्यादा उचित है बजाय इसके कि कोई भी ऐसा कदम उठाया जाए जो विभाजन को बढ़ावा दे। मुझे पता है कि आप भी यही राय रखते हैं। अन्य अमेरिकी अधिकारियों द्वारा व्यक्त एक बात किसिंजर के राष्ट्रपति को लिखे नोट में कभी शामिल नहीं हुई, बस जान माल के नुकसान से बचना। अखंड पाकिस्तान को बचाए रखने का आखिरी मौका याह्या को ये चेतावनी देना होता कि बल प्रयोग, खासकर क्रूर बल प्रयोग, विनाशकारी होगा और इसके पाकिस्तान के अमेरिका के साथ संबंधों पर बुरे असर पड़ेंगे। नरसंहार शुरू होने के ठीक 2 हफ्ते बाद किसिंजर ने कहा कि अगर 25 मार्च को अमेरिका के पास विकल्प होता तो वह याह्या से बल प्रयोग न करने का आग्रह करता। वो पहले ही इस तथ्य को छिपा रहे थे कि निक्सन प्रशासन के पास याह्या से ऐसा अनुरोध करने के कई मौके थे और वो स्पष्ट रूप से चुप रहा था। पूर्वी पाकिस्तान अराजकता के कगार पर था।
जैसे जैसे 25 मार्च को राष्ट्रीय सभा के उद्घाटन के लिए निर्धारित दिन कम होते गए, तीनों प्रमुख पाकिस्तानी नेता सौदेबाजी करते रहे, लेकिन राजनीतिक सफलता के संकेत चिंताजनक रूप से कम ही मिले। भुट्टो ने जोर देकर कहा कि पश्चिमी पाकिस्तान में प्रमुख उनकी पार्टी को किसी भी नई सरकार में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए और पाकिस्तान को बिखरने नहीं दिया जा सकता। 5 लाख लोगों की एक और विशाल रैली में, जिनमें से कई लोहे की छड़ें और बांस की लाठियां लिए हुए थे, मुजीब ने स्वतंत्र बांग्लादेश की घोषणा करने से तो परहेज किया, लेकिन मांग की कि सेना अपनी बैरकों में लौट जाए और चुनाव विजेताओं को सत्ता सौंप दे। मेग ब्लड कहती है, बड़ी संख्या में लोग अचानक राजनीतिक हो गए थे। उन्हें अपमानित महसूस हुआ क्योंकि उनके वोट की अनदेखी की गई थी। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को एक विद्रोह का सामना करना पड़ा जो ढाका, चटगांव, जेसोर और अन्य जगहों तक फैल गया। पाकिस्तानी मार्शल लॉ प्रशासन ने स्वीकार किया कि मार्च के पहले हफ्ते में 172 लोग मारे गए थे। यह आंकड़ा उन्हें नाराज बंगालियों के बीच फैली उन खबरों का खंडन करने के लिए जारी करना पड़ा कि सैकड़ों या हजारों लोग मारे गए थे। आर्चर ब्लड को सेना का बयान उचित, लगभग क्षमा प्रार्थी लहजे में और ईमानदार सा लगा। दुर्भाग्य से पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान से और सैनिक भेजे जो ढाका हवाई अड्डे पर उतरे। हवाई अड्डा एक सशस्त्र किले में बदल गया जो स्वचालित विमान रोधी हथियारों और तोपों से भरा हुआ था। मार्च में कई बार ब्लड ने लगभग 100 युवकों को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमान से उतरते देखा। सभी ने एक जैसे साफ सुथरी छोटी बाजू वाली सफेद कमीजें और चिनो पतलून पहन रखी थी। वे पंक्तिबद्ध होकर तेजी से आगे बढ़े। याह्या ने पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर रहे उदारवादी जनरल को हटाकर और उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान को नियुक्त करके बंगालियों को भयभीत कर दिया, जिन्हें उस पश्चिमी पाकिस्तानी प्रांत में विद्रोह के विनाशकारी दमन के लिए बलूचिस्तान का कसाई कहा जाता था। ब्लड जानता था कि वो सेना के सबसे कट्टर उग्रवादियों में से एक था, एक हत्यारा। ब्लड को अभी भी नरसंहारों के पैमाने का पूरा अंदाजा नहीं था। उन्हें इस बात से राहत मिली कि मुजीब ने आजादी की घोषणा न करने का फैसला किया था और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जब बंगाली भीड़ सेना से भिड़ेगी तो अनिवार्य रूप से एक स्थिर प्रतीक्षा का खेल चलेगा। बाद में उन्हें इस आकलन पर शर्मिंदगी हुई। उन्हें पता था कि बंगाली राष्ट्रवादी किसी भी तरह के उकसावे से नहीं डरेंगे और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि पाकिस्तान के जनरल इतने मूर्ख होंगे कि ऐसा करने की कोशिश करें। ब्लड अवामी लीग के बिल्कुल भी समर्थक नहीं थे। उन्होंने मुजीब को सिद्धांतवादी लेकिन बेहद जिद्दी देखा और लीग को चेतावनी दी कि याह्या और उनके अहंकारी वरिष्ठों को काफी उकसावे के बावजूद संयमित रखा गया है। बाद में उन्होंने मुजीब की अतिशयोक्ति के लिए उनकी निंदा की। राष्ट्रवादी नेता शेख के घर पर बांग्लादेश की आजादी के नारे लगाते हजारों उग्रवादियों, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के तमाशे को देखकर अभिभूत हो गए। ये नाम बंगाली में बंगाल राष्ट्र के लिए है। अमेरिकी वाणिज्य दूत इस रहस्यमय विश्वास से चकित थे कि एक पेशेवर सेना द्वारा समर्थित मार्शल लॉ सरकार के साथ मूल रूप से निहत्थे लोग भी इच्छा शक्ति की परीक्षा में विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी ब्लड ने बंगाली राष्ट्रवादी भीड़ की प्रशंसा की। उनके उत्साही मूड से प्रभावित होकर उन्होंने एक केबल में निष्पक्षता की एक निश्चित कमी स्वीकार की। मार्च 1971 में ढाका में पूरी तरह से निष्पक्ष रहना मुश्किल है, जब वीरता के बजाय विवेक के कारण हमारी कारों और घरों पर काले झंडे फहराए जाते हैं और हम सड़कों पर मुस्कुराते हुए जय बांग्ला के नारे लगाते हुए चलते हैं। उन्होंने उत्साहपूर्वक घोषणा की, हर दिन हम बंगाली सपने की आवाज सुनते हैं जो बहादुरी, इच्छाधारी सोच, आदर्शवाद, क्रूर चालाकी, क्रोध और देशभक्ति के जोश का एक मार्मिक मिश्रण है। हम ढाका रेडियो पर और ढाका टीवी पर बंगाली राष्ट्रवाद के प्रभावशाली विकास को सुनते हैं और हम छात्रों और श्रमिकों द्वारा सैनिक बनने के दयनीय प्रयासों को देखते हैं। लेकिन बढ़ते डर के साथ उनका उत्साह कम होता जा रहा था। उन्हें एहसास था कि इसका अंत कैसे होगा। उन्हें उम्मीद थी कि सेना भावनाओं के बजाय तर्क का सहारा लेगी। ब्लड, जिनकी व्यवहारिकता उनकी बंगाली सहानुभूति पर भारी पड़ती थी, समान रूप से एक ऐसे राजनीतिक समाधान की उम्मीद कर रहे थे जो भुट्टो को कुछ दे, मुजीब को कुछ दे, याह्या और सेना को कुछ दे, कम से कम पाकिस्तान की एकता का एक निशान बचाए रखे और उम्मीद है कि भावनाओं को शांत होने का समय दे। सबसे अच्छी संभावना एक संघ की होगी जिसमें याह्या दोनों गुटों के अध्यक्ष होंगे, भुट्टो पश्चिमी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होंगे और मुजीब बांग्लादेश भूगोलविदों के लिए पूर्वी पाकिस्तान एक शब्द बन गया था के प्रधानमंत्री होंगे। मुजीब स्वायत्तता के अपने वादों से समझौता नहीं कर सकते थे, उनके लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन स्वायत्तता बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बहुत करीब आ गई थी और ब्लड को लगा कि याह्या पीछे हट सकते हैं।
उन्होंने दूरदर्शिता से लिखा, सैन्य कार्रवाई की अशुभ संभावना एक संभावना से कहीं अधिक है, लेकिन ये केवल बांग्लादेश की स्वतंत्रता में देरी करेगी और उसे सुनिश्चित करेगी। ब्लड ने याह्या को ये सूचित करने का सुझाव दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक राजनीतिक समाधान चाहता है, लेकिन किसिंजर के मार्गदर्शन का पालन करते हुए विदेश विभाग चुप रहा। ढाका अमेरिकियों के लिए और भी खतरनाक जगह बन गया। सीआईए ने ब्लड को चेतावनी दी कि कम्युनिस्ट उनकी हत्या की कोशिश कर रहे हैं। एक रात देर से बिना नंबर प्लेट वाली एक कार में 3 उर्दू भाषी व्यक्ति आदमजी कोर्ट की इमारत में पहुंचे, जहां वाणिज्य दूतावास स्थित था। 2 हाथ से बने बम फेंके और हवा में एक रिवॉल्वर तान दी। इमारत हिल गई। कुछ रातों बाद आर्चर और मेग ब्लड ने अपने घर पर कई गोलियों की आवाज सुनी। एक जीप में सवार कोई व्यक्ति वाणिज्य दूत के घर पहुंचा, 3 गोलियां चलाईं और भाग गया। मेग ब्लड को याद है कि शक नक्सलियों, माओवादी क्रांतिकारियों पर गया। उन्हें लगा कि प्रभारी व्यक्ति को मारना एक अच्छा अराजक काम होगा। ब्लड दंपत्ति को अपने बेडरूम के बरामदे में गोलियों के निशान मिले। ढाका में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास और अन्य अमेरिकी इमारतों पर नियमित रूप से मोलोटोव कॉकटेल से बमबारी की जाती थी, जो कि हालांकि परेशान करने वाली थी, लेकिन सौभाग्य से अब तक शौकिया तौर पर की जा रही थी। ढाका शहर में अमेरिकी व्यापारिक कार्यालयों पर 2 मोलोटोव कॉकटेल फेंके जाने के बाद आर्चर ब्लड ने इसे नजरअंदाज कर दिया। बमबारी गिरोह अभी भी सक्रिय है और सौभाग्य से अभी भी अप्रभावी है। 15 मार्च को, जिसे ब्लड ने मार्च की ईद बताया, याह्या आगे की बातचीत के लिए ढाका पहुंचे। याह्या के एक मंत्री ने निराशा के साथ याद करते हुए कहा, यह एक मरते हुए मरीज को ऑक्सीजन देने जैसा था जब डॉक्टरों ने उसका इलाज छोड़ दिया हो। ब्लड को एक पल के लिए आशावाद का एहसास हुआ। याह्या और मुजीब के बीच बातचीत के बाद उन्होंने बताया, लगता है हालात बेहतर हो रहे हैं। जिस दिन उन्होंने ये लिखा था, उसी दिन ढाका से 20 मील उत्तर में एक गंभीर झड़प हुई, जब गुस्साए भीड़ से खदेड़े गए पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें कम से कम 2 नागरिक मारे गए। मुजीब ने ब्लड को निजी तौर पर बताया कि इन उकसावों के कारण उनके अपने लोगों के लिए शांति समझौते तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। ब्लड ने, जो इसमें रुचि नहीं रखता था, मुजीब को स्वाभाविक प्रत्युत्तर भेजा, मामले से ऊपर उठो, राजनेता की भूमिका निभाओ। निश्चित रूप से याह्या भी मुजीब की तरह ऐसी घटनाओं से व्यथित होंगे। अधिक उग्र बंगालियों के दबाव के बावजूद मुजीब अन्य पूर्वी पाकिस्तानी राजनेताओं पर लगातार जोर देते रहे कि वे पाकिस्तान के सभी पक्षों को एक साथ, संभवतः एक संघ में रखना चाहते हैं। पाकिस्तान की एकता पर अड़े भुट्टो बातचीत से दूर रहे, लेकिन 22 मार्च को वे याह्या और मुजीब के साथ बातचीत में शामिल होने के लिए ढाका आए। ब्लड इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में दोपहर के भोजन के लिए आए थे और उन्होंने लॉबी में राजनेता की एक झलक देखी। भुट्टो के प्रति बंगालियों की नफरत साफ दिखाई दे रही थी। लोग AK-47 असॉल्ट राइफलों से लैस अंगरक्षकों से घिरे उस गंभीर चेहरे वाले व्यक्ति पर भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। ब्लड ने बाद में याद किया कि भुट्टो सीधे सामने देख रहे थे, उनकी सरीसृप जैसी आंखें दीवार पर टिकी हुई थीं। वो दुश्मन के खेमे में थे और उन्हें ये पता था। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने भुट्टो की कार की रखवाली करते हुए 8 ट्रक हथियारबंद सैनिकों को देखा। इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भुट्टो ने घोषणा की कि याह्या और मुजीब एक आम समझौते पर पहुंच गए हैं जो भविष्य की बातचीत के लिए एक आशाजनक आधार प्रदान करता है। ब्लड एक ऐसे समझौते की संभावना से संतुष्ट थे जो मुजीब को आजादी के अलावा सब कुछ देगा, जिसे हम मानते हैं कि वह बांग्लादेश के लोगों को बेच सकते हैं। 24 मार्च को ब्लड ने मुजीब की उन दलीलों को नजरअंदाज कर दिया, जिन्हें वो दमनकारी कार्रवाई से बचने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पर दबाव डालना चाहते थे। ब्लड को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि याह्या कोई कड़ा रुख अपनाने वाले हैं। जैसे जैसे याह्या, भुट्टो और मुजीब बेतहाशा बातचीत कर रहे थे, ब्लड का ये भयावह गलत अनुमान विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को समझ आ रहा था, जो पाकिस्तानी राजनीति में किसी का पक्ष लेने से बचना चाहते थे। लेकिन मुजीब को शक था कि पश्चिमी पाकिस्तान अपनी सेना को मजबूत करने के लिए समय निकालने के लिए बातचीत में देरी कर रहा है। ढाका वाणिज्य दूतावास में रक्षा अताशे, एक अमेरिकी वायुसेना कर्नल, 2 वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारियों से मिलने गए। वे असहनीय रूप से तनावग्रस्त थे। उनमें से एक, पाकिस्तानी विंग कमांडर ने कहा कि वे उसके आदेशों का पालन करेंगे, लेकिन उम्मीद जताई कि उन्हें सबसे बुरा नहीं सहना पड़ेगा। अपने ही लोगों पर गोली चलाना बहुत बुरी बात है।